इस कहानी को पूरा समझने के लिए मेरी पहली मोहब्बत कहानी का सीज़न 1 ज़रूर देखिएगा, जो पहले से ही चैनल पर अपलोड है। उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी और सीज़न 2 के पहले भाग का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अखिल और सिद्धार्थ दोनों एक घर के सामने पहुंच गए। अखिल उस घर के सामने पहुंचकर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। उधर से एक औरत की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, अरे आ रही हूँ, दरवाज़ा तोड़ना है क्या? तभी उस औरत ने दरवाज़ा खोला और सामने अखिल को देखकर घबरा गई। वह औरत कोई और नहीं, कामिनी थी, आव्या की सौतेली माँ। उसे देखकर अखिल का गुस्सा फूट पड़ा और उसने दरवाजे को पूरी ताकत से धकेल दिया और दोनों ही अंदर आ गए। दोनों आकर वहां पर रखे सोफे पर बैठ गए। अमित ने जब अखिल को देखा तो गुस्से में बोले, अब क्यों आए हो यहाँ? हमें बर्बाद करने के बाद देखने आए हो कि हम कैसे हैं? उस मनहूस ने ही भेजा है ना तुम दोनों को? अमीर हो तो पैसे की धौंस दिखाने ही आए होगे। तभी कामिनी ड्रामा करते हुए बोली, वह बेटी है आपकी, ऐसा मत बोलिए। अमित गुस्से में बोला, वह मेरी बेटी नहीं है, वह बस एक श्राप है मेरी जिंदगी का। वह इतना ही बोले थे कि उन्हें एक कड़क आवाज़ सुनाई दी, जो कि अखिल की थी। अखिल उन्हें उंगली दिखाते हुए बेहद गुस्से में बोला, एक और लफ्ज़ नहीं, अगर मेरी आव्या के बारे में एक और गलत शब्द कहा तो तुम्हारी डेड बॉडी भी किसी को नसीब नहीं होगी। उसकी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए अमित भी सहम गया, फिर गुस्से में बोला, तुम होते कौन हो मुझे ये बोलने वाले कि मैं उसे क्या कहूँगा? और किस चीज़ के लिए धमकी दे रहे हो मुझे? क्या किया है हमने? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में आने की? ऐसा भी क्या हो गया जो ऐसे आए हो? सिद्धार्थ ठंडे भाव से बोला, बताता हूँ कि क्या हुआ है, उसे अंदर लेकर आओ। सिद्धार्थ ने किसी को आवाज़ देते हुए कहा। तभी एक इंस्पेक्टर ने अभय को लाकर पटक दिया, जिसे फिलहाल बहुत मारा गया था। अभय को ऐसे देखकर अमित और कामिनी उसके पास गए और उसे संभालने लगे। कामिनी ने गुस्से में कहा, हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की, और तुम मेरे ही घर में हमें धमकी दे रहे हो? अखिल ने गुस्से में कहा, हम लोगों ने तुम लोगों को सुधरने का मौका दिया था ताकि तुम आव्या की जिंदगी में वापस ना आ सको, पर तुम दोनों ने सारी हदें पार कर दी है। अभय, तुम तो भाई हो ना उसके, इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो तुम? उसकी इज्जत उछालते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आई? अब भी बदनाम करना चाहते हो उसे? अमित बोला, क्या बकवास कर रहे हो, निकल जाओ मेरे घर से। सिद्धार्थ ने व्यंग भरे लहजे में पूछा, आपका घर पर आपकी सारी प्रॉपर्टी तो सील हो चुकी है ना? कम से कम जिस बेटी के रहमो करम पर पल रहे हो उसके लिए तो यह सब ना किया होता। आपको कभी पता चला कि यह घर आपके नाम पर कौन करके गया है? कभी यह सोचा है कि घर में कमाने वाला कोई नहीं है, फिर भी हर महीने तुम्हें 50,000 रुपए कैसे मिलते हैं? अखिल बोला, आव्या मेरी पत्नी है और यह घर और पैसे उसने तुम जैसे भिखारियों को दिया है। उसे इन सब की ज़रूरत नहीं है। आपके उस घर से निकलने के बाद वह लड़की हर वक्त यही सोच रही थी कि आप लोग कैसे रहेंगे, आप लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए वह हर महीने अपनी सैलरी भेज रही थी। उसने हमेशा तुम लोगों का भला सोचा, पर तुम लोग और मिस्टर अमित, आप कभी माना भी है उसे अपनी बेटी? यह दोनों उसे हमेशा टॉर्चर करते रहे और आप जानकर भी अनजान बने रहे, यहाँ तक कि आप लोगों ने मिलकर उसे पागल तक साबित करना चाहा। अब बस बहुत हुआ, मैं उसकी आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन सबको। इन दोनों ने आव्या को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से टॉर्चर किया है और अब है मेरे ऑफिस में चोरी छुपे घुसा है और मुझे और आव्या को बदनाम करने की कोशिश की है। मेरे असिस्टेंट से आपको सारे सबूत मिल जाएंगे, यहाँ तक कि उसने मेरी बहन की जान लेने की भी कोशिश की थी। तो लंबे वक्त तक ये लोग मुझे जेल के बाहर नहीं दिखने चाहिए। यह सब सुनकर अमित की आंखें नम हो गई और उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। उसकी नम आंखें आज अपनी बेटी को तलाश रही थी, जो कब की उनसे बिछड़ चुकी थी। वह ऑफिसर उन सबको ले जाने लगा। तभी अखिल ने अमित को रोका और कहा, बाप बनने लायक तो है नहीं आप, पर फिर भी बता देता हूँ, आज मैं और आव्या शादी करने वाले हैं कोर्ट में। यह मत सोचना कि आपसे परमिशन मांग रहा हूँ, बस उसे इस बात का दुख ना हो इसलिए बता रहा हूँ। अमित बोला, मैं जानता हूँ मैं एक बाप बनने लायक नहीं हूँ, पर एक बात कहना चाहूँगा, उसका साथ कभी मत छोड़ना।
सिद्धार्थ बोला, आव्या की फिक्र करने के लिए उसका भाई और उसका पति अभी जिंदा हैं। पुलिस उन सबको लेकर चली गई। अखिल का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी कि सब ठीक है। तभी अखिल को मिस्टर गुप्ता का कॉल आया। हेलो गुप्ता जी, काम हुआ या नहीं? सर, काम हो गया और 1 घंटे बाद आपके शादी की अपॉइंटमेंट है। अखिल ने कहा, ठीक है। इतना कहकर अखिल ने फ़ोन काट दिया और सिद्धार्थ के साथ वहां से निकल गया। सिद्धार्थ और अखिल आनंद मेंशन पहुंचे। आव्या और मायरा आव्या के कमरे में ही थे। आव्या कब से परेशान होकर इधर से उधर घूम रही थी। मायरा बोली, अब बैठ भी जा, तेरे ऐसे घूमने से भाई जल्दी आ जाएंगे क्या? क्यों परेशान हो रही है? पता नहीं, पर अखिल जी जिस तरह से गए थे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुछ तो बड़ी बात है जो अखिल जी मुझसे छुपा रहे हैं और वह भी बहुत परेशान हैं। तभी अखिल कमरे में आते हुए बोला, किसने कहा मैं परेशान हूँ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आव्या ने देखा अखिल वहीं दरवाजे पर खड़ा था। मायरा बोली, भाई कहाँ गए थे आप और इतने परेशान क्यों थे? अखिल ने सीरियस होकर कहा, मायरा, मुझे आव्या से अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है भाई, यह कहकर वह बाहर चली गई। अखिल आव्या के पास आया और झट से उसके गले लग गया। आव्या ने भी उसे पकड़ लिया और थोड़ी हैरानी से बोली, क्या हुआ अखिल जी? आप कुछ बता भी नहीं रहे और कहाँ गए थे आप? कुछ नहीं हुआ है और मैं कहीं नहीं गया था, पर अब हम जाने वाले हैं तो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। आव्या उससे दूर होकर बोली, पर कहाँ जाने वाले हैं? अखिल बोला, हम दोनों आज शादी कर रहे हैं, कुछ ही देर में कोर्ट की अपॉइंटमेंट है, क्या तुम तैयार हो? पर अखिल जी अभी, यह कहकर वह चुप हो गई। अचानक से शादी की बात सुनकर वह थोड़ी नर्वस हो रही थी। पर क्या क्या तुम अभी तैयार नहीं हो? अखिल ने पूछा। ऐसी बात नहीं है अखिल जी, मुझे पता है आप सब अच्छा ही करेंगे, तो मैं आपके फैसले पर सवाल उठा ही नहीं सकती, पर अचानक से शादी की बात सुनकर बस थोड़ी घबरा गई थी। अखिल ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर, तो क्यों घबरा रही हो? ठीक है, अब छोड़िए, मैं तैयार होकर आती हूँ। आव्या तैयार होने चली गई और अखिल भी। वहीं मायरा जब बाहर आई तो सिद्धार्थ सोफे पर बैठा था। मायरा खुद से ही बोली, ये यहाँ कब आए? यह सच में है या मैं फिर से सोच रही हूँ? मायरा बस टुकुर टुकुर सिद्धार्थ को ही देख रही थी। सिद्धार्थ उसे मुस्कुराकर देखने लगा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे मायरा सीधे जाकर सिद्धार्थ की गोद में बैठ गई। मायरा आंखें बड़ी करके सिद्धार्थ को देखने लगी तो सिद्धार्थ बोला, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं सच में यही हूँ, लगता है मुझे कुछ ज़्यादा ही इमेजिन करने लगी हो, तभी तो मैं सच में होते हुए भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। मायरा हैरानी से बोली, आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? सिद्धार्थ उसके कान के पास जाकर बोला, अपनी जान के दिल की सारी बात समझता हूँ मैं। मायरा ने जब सिद्धार्थ के मुंह से अपने लिए जान सुना तो शर्म से उसकी नजरें नीचे झुक गई और उसके गाल गुलाबी होने लगे। सिद्धार्थ उससे दूर होता हुआ बोला, अब जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ, शादी है ना? मायरा हैरानी से बोली, शादी? पर अभी तो हमारी सगाई भी नहीं हुई और सगाई में भी 5 दिन बाकी हैं। आपको शादी की इतनी क्या जल्दी है? और आपने एक बार मुझसे बात भी नहीं की, क्या मेरी मर्जी ज़रूरी नहीं है आपके लिए? और वह बोल ही रही थी कि सिद्धार्थ ने जल्दी से उसके गालों को चूम लिया, जिससे मायरा शांत भी हो गई और हैरान भी। वह आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। मायरा ने उसे खुद से दूर किया और बोली, क्या कर रहे हैं आप? अभी आप मेरे घर में हैं और अगर भाई ने देख लिया तो? सिद्धार्थ उसके गालों को खींचता हुआ बोला, तो क्या हुआ? मैं अपनी होने वाली बीवी को ही तो चूम रहा हूँ, कौन सी पड़ोस की आंटी को कर रहा हूँ? मायरा उसके सीने से हल्का सा मारती हुई बोली, बेशर्म कहीं के, क्या क्या बोलते रहते हैं। सिद्धार्थ मुस्कुराकर बोला, मैं तो सिर्फ बोलता हूँ, पर तुम बोलती हो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। मैंने कब कहा कि हमारी शादी है? अखिल और आव्या आज शादी कर रहे हैं, आधे घंटे बाद कोर्ट में उनकी अपॉइंटमेंट है। मायरा बोली, पर भाई ने अचानक यह फैसला क्यों लिया है? वह जो भी कर रहा है सही कर रहा है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। वैसे तुम्हें हमारी शादी की भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, कहो तो हम भी। तभी मायरा बीच में ही उसके गोद से उठते हुए बोली, मैं तो तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में भाग गई और सिद्धार्थ पीछे से हंसने लगा। कुछ देर बाद मायरा कब की तैयार होकर सिद्धार्थ के साथ बाहर वेट कर रही थी। तभी अखिल और आव्या साथ में हाथ पकड़े हुए बाहर आए।
आब्या ने एक लाल रंग की सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी और बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर चारों वहाँ से कोर्ट के लिए निकल गए। कोर्ट में पहुँचते ही अखिल को मिस्टर गुप्ता मिल गए और सब मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ चले गए। ऑफिस में अखिल ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और अखिल और आब्या दोनों ने रजिस्ट्रार पर साइन किया। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाया और अखिल ने आब्या को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाया। सिद्धार्थ और मायरा भी अंदर आ गए और विटनेस के तौर पर मायरा ने अखिल की तरफ से और सिद्धार्थ ने आब्या की तरफ से साइन किया। अखिल और आब्या की कुछ प्यारी सी तस्वीर खींची गई जिसमें दोनों ही बहुत खुश लग रहे थे। अखिल और आब्या अब सही मायने में पति पत्नी थे। सब वहाँ से सारा काम खत्म करके आनंद मेंशन की तरफ चले गए। कुछ देर बाद जब सब घर पहुँचे तो अखिल और आब्या हैरान थे। दरवाजे पर राघव और चित्ता गृह प्रवेश का सारा इंतजाम किए खड़े थे। तुम दोनों यहाँ कब आए? अब तुमने बिना बताए शादी कर ली तो हमने सोचा कि कम से कम चल के गृह प्रवेश की तैयारी ही कर देते हैं। चित्रा बोली, सिद्धार्थ ने पहले ही सब बता दिया था। तुमने जो भी फैसला लिया है बिल्कुल सही है। अब चलो जल्दी से इस कलश को गिराकर अंदर आओ। सिद्धार्थ ने आब्या का हाथ अखिल के हाथों में देते हुए कहा, मेरी बहन को दे रहा हूँ, इसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अखिल बोला, तुम तो पहले ही दिन धमका रहे हो मुझे। मेरे होते हुए वह कभी दुखी नहीं होगी। फिर आब्या ने सारी रस्म निभाते हुए घर में प्रवेश किया। चित्रा ने सबका मुंह मीठा कराया। सिद्धार्थ राघव और चित्रा के साथ बातें करते हुए रात हो चुकी थी। चित्रा, आब्या और मायरा ने मिलकर डिनर तैयार किया और सब ने साथ मिलकर डिनर किया। कुछ देर बाद तीनों के जाने के बाद मायरा भी आब्या को लेकर अखिल के कमरे में चली गई। अखिल ने उन दोनों को थोड़ी देर में आने को कहकर चला गया। अखिल गार्डन में आया और कुणाल को फ़ोन लगा दिया। कुछ ही रिंग बजने के बाद कुणाल ने फ़ोन रिसीव कर लिया। जी सर। कुणाल, तुम्हें ऑफिस में कल शाम की एक पार्टी की अनाउंसमेंट करनी है और साथ ही हमारे सारे शेयर होल्डर पार्टनर्स भी इनवाइट होने चाहिए। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करनी है मुझे। सब हो जाएगा सर, कुणाल ने कहा। उसने फ़ोन काट दिया और अंदर जाने लगा। रात गहरा रही थी। मायरा आब्या को कमरे में छोड़कर बाहर आई। अखिल भी तभी ही आया था। अखिल अंदर जाने लगा तो मायरा दरवाजे के सामने खड़ी होकर बोली, कहाँ चले आप? कमरे में जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा? अब तुम भी जाओ, बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ। अखिल बोला, यहाँ से चली भी जाऊँगी और सो भी जाऊँगी, पर पहले नेक निकालो। कैसा नेक? अब शादी तो आपने अचानक ही कर ली, वह भी रूखी सूखी। मुझे अच्छे से तैयार होने का टाइम तक नहीं मिला। मैंने अपने भाई की शादी के लिए कितने सपने देखे थे, पर सारे सपने एक कागज़ में सिमट कर रह गए। अखिल बोला, ओ मेरी ड्रामा क्वीन, नौटंकी बंद कर और बताओ ये सब क्यों कर रही हो? किसने ये आइडिया दिया? ड्रामा नहीं कर रही, अपना दुख दर्द बता रही हूँ, पर आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। चलो छोड़ो, जाने दो, मुझे मेरा नेक चाहिए। चित्रा भाभी ने बताया कि यह रस्म होता है, सब बहनें करती हैं। तुम्हारी भाभी बिगाड़ देंगी तुम्हें, और तैयार होने की बात है ना, तो जल्द ही तुम्हारी भी शादी है, तो इस बार का भी तभी ही तैयार हो जाना। 2-2 लहंगे और 4-4 गहनों के सेट पहन कर घूमना, ठीक है? अब अंदर जाने दो। अखिल बोला, मुझे अपनी शादी में दुल्हन लगना है, शॉपिंग मॉल नहीं। और दूसरी बात, आप तो खुद कहते हो कि मैं सबसे बड़ी शैतान हूँ, तो मुझे कोई कैसे बिगाड़ सकता है? मैं दूसरों को बिगाड़ने का काम करती हूँ? अच्छा, यह सब छोड़ो और जल्दी से मुझे मेरा गिफ्ट दे दो। यह घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद सब तो तुम्हारा है और बाकी बचा मैं भी आपका ही सेवक हूँ। तो अब क्या चाहिए आपको राजकुमारी जी? यह सब लेकर मैं क्या करूँगी? मुझे बस मेरी सगाई पर एक अच्छा और ख़ास तोहफ़ा चाहिए। महंगा ना हो चलेगा, पर ख़ास होना चाहिए। जो हुक्म राजकुमारी, अब जा सकता हूँ? हाँ, तो खड़े क्यों हैं, जाइए। मेरी भाभी कब से इंतज़ार कर रही हैं और आप यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। यह कहकर वह अपने कमरे में भाग गई। अखिल पीछे से बड़बड़ाया, यह कभी नहीं सुधर सकती। अखिल कमरे में आया तो आब्या खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर से आती ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी। अखिल उसके पास गया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों ही कुछ देर तक ऐसे ही खामोशी से खड़े रहे। फिर अखिल ने आब्या को अपनी तरफ पलटते हुए कहा, तो पत्नी दी, कुछ कहना नहीं है आपको मुझे? आब्या उसकी आंखों में देखती हुई बोली।
अब क्या ही कहूँ अखिल जी, मुझे तो खुद अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। आज मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ मिल गई है। अपनी खुशी मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। अखिल भी उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, कभी कभी प्यार शब्दों से नहीं सिर्फ एहसासों से बयां किया जा सकता है। इतना बोलकर अखिल ने उसका चेहरा ऊपर किया और प्यार से उसके गालों को चूम लिया। उसने आव्या को फिर से अपने गिरफ्त में ले लिया और रूम की लाइट बंद कर दी। वहीं दूसरी तरफ इंदौर के रेडिसन ब्लू होटल में बैठा ओमकार हाथ में शराब की गिलास लिए बैठा था और सिद्धार्थ और मायरा की तस्वीर को घूर रहा था। तभी राका बोला, बॉस, हमारे आदमी ने खबर दिया है कि आज अखिल और आव्या ने रजिस्ट्रार मैरिज की है और कल एक पार्टी रखी है अखिल ने। शायद मीडिया वाले भी होंगे वहाँ पर। ओमकार बोला, मायरा को लाने का अच्छा मौका होगा। मुझे वह किसी भी कीमत पर चाहिए। एक बार मैं उससे वह पेपर साइन करवा लूँ, फिर उसे उसी वक्त ख़त्म कर दूंगा। राका बोला, पर बॉस, बाकी आधी प्रॉपर्टी अखिल के नाम है, उसका क्या करें? ओमकार हंसते हुए बोला, राका, तुम ऐसे बेवकूफ़ों की तरह सवाल करोगे यह नहीं सोचा था मैंने। इस पर राका ने अपना सर झुका लिया तो ओमकार बोला, अखिल और सिद्धार्थ की जान बसती है मायरा में। दोनों ही उस पर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकते और जब मैं मायरा को ही ले आऊँगा तो वह दोनों अपने आप यहाँ चले आएंगे। राका बोला, पर बॉस, हमें जो भी करना है उन दोनों की शादी से पहले करना होगा, क्योंकि अगर उन दोनों की शादी हो गई तो सारी प्रॉपर्टी सिद्धार्थ के नाम पर हो जाएगी। ओमकार ने गुस्से में कहा, अगर वह सब मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी का भी होने नहीं दूंगा, सबको ख़त्म कर दूंगा, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज़ में जुनून के साथ सनक भी दिख रही थी। अगली सुबह अखिल की नींद खुली तो उसने देखा कि आव्या अपनी जगह पर नहीं है। उसने इधर उधर देखा तो आव्या मिरर के सामने खड़ी थी और अपने बाल सुखा रही थी। उसने एक हल्के गुलाबी रंग की सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी और उसके बालों से पानी टपक रहा था। अखिल ने उसे ऐसे देखा तो देखते ही रह गया। उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी। वह उठकर गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लिया। क्या कर रहे हो अखिल जी? मुझे जल्दी से तैयार भी होना है, आज शॉपिंग पर भी जाना है। याद है ना, 4 दिन बाद आपकी प्यारी बहन की सगाई है। मैं कुछ नहीं बोला। तो फिर छोड़िए मुझे। मैं ये सोच रहा था कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत कैसे है, पर अभी तो मैं ठीक से तैयार भी नहीं हुई और ना ही कोई श्रृंगार किया है। तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो। तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती मेरे लिए। तुम खूबसूरत हो इसलिए प्यार नहीं करता हूँ, प्यार करता हूँ इसलिए खूबसूरत लगती हो। आव्या उससे दूर हुई और उसके गालों को खींचते हुए बोली, इसलिए तो आपसे इतना प्यार करती हूँ अखिल जी। और यह कहते हुए वो भाग गई। उसकी बात सुनकर अखिल पीछे से अपने बालों में हाथ फिराकर मुस्कुरा रहा था। अखिल तैयार होकर नीचे आया तो देखा मायरा डाइनिंग टेबल पर बैठकर प्लेट बजा रही थी और चिल्ला रही थी, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। अरे कैसे जालिम रहते हैं इस घर में, इस प्यारी सी क्यूट सी लड़की को खाना तक नहीं देते। हाय कितने दुख हैं मेरे, ना भैया पूछते हैं और ना ही भाभी। तभी अखिल उसके सर पर चपत मारते हुए बोला, क्या नौटंकी बहन मिली है मुझे, दिन भर पागलों वाली हरकतें ही करती रहती है। मायरा थोड़ा तो रुक जाओ। आभ्या आते हुए बोली, रुकने की ज़रूरत नहीं है, खाना तैयार है, चल आजा मेरी भूखड़। मायरा जल्दी से जाकर बैठ गई तो आभ्या उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। मायरा ने धीरे से पूछा, तो कैसी गई तुम्हारी फर्स्ट नाइट? आभ्या आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी और उसके गाल शर्म से लाल हो रहे थे। वह धीरे से गुस्से में बोली, शैतान कहीं की, रुक जा, मेरा भी टाइम आएगा। जब तेरी बारी आएगी ना तब बोलूँगी तुझे, अभी चुपचाप खाना खा। मायरा खाते हुए अपना एक हाथ उठाकर बोली, सदा सुखी रहो बेटी, लाजवाब खाना बनाया है तुमने, हमारी आत्मा तृप्त हो गई, हम आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हें। अखिल उसकी बात पर हंस पड़ा और आभ्या उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, जी दादी माँ, आपके आशीर्वाद की ही तो राह देख रही थी मैं। मायरा मुँह बनाते हुए बोली, कहा मैं तुम्हारी सासू माँ बनने चली थी और तुमने तो दादी माँ बना दिया, ये अच्छी बात नहीं है। आभ्या हंसते हुए बोली, बिल्कुल सही है, अब खिला रही हूँ तो चुपचाप खा, ज़्यादा नौटंकी की तो मिर्ची खिला दूंगी। मायरा बोली, चलो तुम कुछ तो खिला रही हो, वरना भाई तो तुम्हारे आते ही मुझे भूल गए, देखो खिला भी नहीं रहे। अखिल जल्दी से उसके पास गया और उसे खिलाते हुए बोला,
चाहे कोई भी आ जाए, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम तो मेरी जान हो। तुम्हारी जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। आगे से ऐसा कभी मत कहना। सॉरी भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा, अब वो सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। मायरा, कुछ देर में सिद्धार्थ तुम्हें पिक करने आ रहा है, तो तुम उसके साथ सगाई की अंगूठी खरीदने चली जाना। सगाई और शादी की चिंता मत करो, उसके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। और आज रात भी पार्टी है, मेरी और आव्या की शादी की, तो जल्दी आ जाना, ठीक है। मायरा बोली, ठीक है, मैं तो जा रही तैयार होने। यह कहकर वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। अखिल आव्या के पास गया और बोला, आज तुम्हें ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रेडी रहना, हम सीधे पार्टी में चलेंगे। आव्या ने हाँ में सिर हिलाया तो अखिल आव्या के गले लगकर वहाँ से चला गया। कुछ देर में सिद्धार्थ वहाँ पर आया। आज वह हमेशा की तरह सूट बूट में नहीं था। आज उसने एक ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लू कलर की पैंट पहन रखा था, जिसमें वह बहुत ही स्मार्ट और डैशिंग लग रहा था। वह अंदर गया तो देखा मायरा तैयार होकर नीचे ही आ रही थी, और आज उसने वह नेकलेस भी पहना हुआ था जो सिद्धार्थ ने उसे गिफ्ट किया था। सिद्धार्थ ने उसे मुस्कुरा कर देखा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मायरा ने भी मुस्कुराते हुए उसके हाथ को थाम लिया और उसके साथ बाहर चली गई। दोनों ही मॉल में एक ज्वेलरी की शॉप पर गए। मायरा ने कई सारी अंगूठी देखी, पर कोई भी उसे पसंद नहीं आ रही थी। सिद्धार्थ, मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रही, मुझे कुछ अलग चाहिए, मायरा मुंह बनाते हुए बोली। क्या तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आ रहा? तभी उस शॉप का एक आदमी बोला, मैम, क्या आपको और महंगी वाली चाहिए? हमारे पास अच्छी से अच्छी कलेक्शन है। पैसों की कोई बात नहीं है, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है। बस मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो मेरे लिए यादगार रहे। बहुत इंतज़ार के बाद मुझे यह सब मिल रहा है और मैं इस एक पल को जीना चाहती हूँ, मायरा ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उस शॉप के ऑनर से बोला, मैंने जो ऑर्डर किया था क्या वह तैयार है? जी सर, उस आदमी ने कहा और अंदर जाकर एक बॉक्स लेकर आया। मायरा ने देखा, वह एक स्पेशल रिंग बॉक्स था जो बहुत ही यूनिक डिज़ाइन में बनाया गया था। सिद्धार्थ ने वह बॉक्स लिया और खोलकर मायरा को दिखाया। और यह कैसा लगा? उस बॉक्स में एक कपल रिंग का पैर था जो दिखने में बहुत सिंपल था पर उतना ही सुंदर था। उसकी खास बात यह थी कि उस रिंग पर मायरा और सिद्धार्थ का नाम बहुत खूबसूरती से लिखा गया था। मायरा खुश होते हुए बोली, यह बहुत सुंदर है, मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था, पर आपको कैसे पता? सिद्धार्थ उसके कान के पास जाकर बोला, कहा था ना कि मैं अपने जान की दिल की बात अच्छे से समझता हूँ। उसकी बात सुनकर मायरा मुस्कुराने लगी। दोनों ने रिंग ली और वहाँ से निकल गए। आज सिद्धार्थ ने अपने सारे काम राघव को दे रखे थे और वह मायरा के साथ वक्त बिताना चाहता था। वह उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर गया जहाँ उसने पहले से ही एक टेबल बुक करा रखा था। मायरा उसका हाथ पकड़कर चल रही थी और आज वह बहुत खुश लग रही थी। सिद्धार्थ उसे एक प्राइवेट हॉल में लेकर गया जहाँ पर सिर्फ वह दोनों ही थे। सिद्धार्थ ने मायरा के लिए चेयर आगे किया और उसे बिठाकर खुद भी बैठ गया। मायरा को आज सच में बहुत स्पेशल फील हो रहा था। कुछ ही देर में वहाँ का एक वेटर उनके लिए खाना सर्व करके चला गया। मायरा ने देखा सब उसके पसंद का ही था। वह खुश होते हुए बोली, आज कुछ स्पेशल है क्या? मुझे इतनी सारी सरप्राइजें क्यों मिल रही हैं? सिद्धार्थ उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम्हें खुश करने के लिए मुझे किसी वजह की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी यह हमारी ऑफिशियल डेट है, शादी से पहले इतना तो बनता है ना। क्या तुम्हें अच्छा लगा? मायरा उसके गले लगते हुए बोली, बहुत बहुत अच्छा। आपके साथ तो सब कुछ अच्छा लगता है, आप मुझसे इतना प्यार जो करते हैं। आपके साथ कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। सिद्धार्थ ने उसे अपने बाहों में कस लिया और उसके सर को सहलाते हुए बोला, इतना प्यार करती हो मुझसे? मायरा उससे दूर हुई और उसके हाथों को चूमती हुई बोली, इससे भी ज़्यादा, इतना कि मैं खुद भी बयां नहीं कर सकती। अच्छा, अब मुझे भूख लगी है, खाना खा लें प्लीज़। सिद्धार्थ शरारत से मुस्कुराया और मायरा के हाथों को पकड़ता हुआ बोला, भूख तो लगी है और मुझे यह सब नहीं खाना। मायरा बोली, तो आपको यह सब पसंद नहीं? मैं आपके लिए कुछ और ऑर्डर कर दूं? सिद्धार्थ उसके करीब जाता हुआ बोला, मुझे जो चाहिए वह मैं खुद ले लूँगा। यह कहकर उसने मायरा को अपने करीब खींचा और उसके गालों को चूम लिया।
मायरा एकदम से जैसे जम सी गई थी। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो रहे थे। शर्म की वजह से वह सिद्धार्थ के सीने में अपना चेहरा छिपाने लगी, जिसे देखकर सिद्धार्थ को हंसी आ रही थी। फिर सिद्धार्थ उसे अपने हाथों से खिलाने लगा और मायरा भी उसे खिला रही थी। लंच करने के बाद दोनों वहां से निकल गए। रेस्टोरेंट से निकलते वक्त बाहर खड़ी सारी लड़कियां सिद्धार्थ को ही घूरे जा रही थी। आखिर वह लग ही इतना हैंडसम रहा था कि किसी की नज़र हट ही नहीं रही थी उस पर से। मायरा ने जब देखा कि सारी लड़कियां सिद्धार्थ को ही घूर रही हैं तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह सिद्धार्थ के बाँह को पकड़कर चलने लगी। वहां खड़ी लड़कियों का तो दिल ही टूट गया यह देखकर, पर मायरा सिद्धार्थ को ही मुंह बनाकर घूर रही थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर मायरा की हरकत पर उसे हंसी आ रही थी। दोनों कार में बैठे तो मायरा उसे घूरते हुए बोली, क्या ज़रूरत थी आपको इतना तैयार होकर आने की? पता भी है कितने हैंडसम लग रहे हैं आप। कैसे घूर रही थी वह सब आपको? सिद्धार्थ आंखें बड़े करके हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे डांट रही हो या मेरी तारीफ कर रही हो? तुम्हें जलन हो रही है? मायरा गुस्से में बोली, हाँ हो रही है, जैसे आपको उस फेक करण से हो रही थी। अब खुश? सिद्धार्थ उसे साइड से पकड़ते हुए बोला, मेरी जान क्यों गुस्सा हो रही हो? कोई कितना भी घूर ले, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। मायरा भी मुस्कुराकर उसके गले लग गई और दोनों ही वहां से निकल गए। शाम का वक्त था। होटल ब्लू लाइट पार्टी शुरू हो चुकी थी और अखिल के ऑफिस के सारे स्टाफ वहां मौजूद थे। पार्टी में ज़्यादातर अखिल के कंपनी के लोग ही थे। इसके अलावा वहां पर सिर्फ उसके शेयर होल्डर्स और बिजनेस पार्टनर्स मौजूद थे। वहां पर आए लोगों में से कुछ लोगों को इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था अखिल ने यह पार्टी क्यों रखी है। सिद्धार्थ भी उस पार्टी में आ रहा था और इसी बात से वह लोग भी पार्टी में आ सके ताकि वह लोग भी सिद्धार्थ से मिल सकें और अपना कुछ फ़ायदा करा सकें। खैर, कुछ देर बाद सिद्धार्थ की कार होटल के बाहर आकर रुकी और उसके कार से उतरते ही मीडिया वालों ने उसे घेर लिया। सिद्धार्थ के साथ साथ राघव और चित्रा भी थे और साथ ही नेहा और रिक्की भी। एलेक्स मीडिया वालों को हटाकर नेहा और रिक्की को अंदर ले गया। नेहा अब भी एलेक्स पर ध्यान नहीं दे रही थी और एलेक्स यह सब अच्छे से नोटिस कर रहा था। एलेक्स उन दोनों को अंदर पहुंचाकर उनके पास ही एक जगह खड़ा हो गया। नेहा अब उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी और उसे अब इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। एलेक्स के साथ उसकी टीम भी थी और यह सब वहां पार्टी में नज़र रखे हुए थे क्योंकि सिद्धार्थ का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था। उसे पता था कि मायरा को अब भी खतरा है, इसलिए वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वहीं राघव और सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड्स ने मीडिया को उनसे दूर किया और वह भी अंदर चले गए। सब अंदर पार्टी में एक दूसरे के साथ बात करने में लगे हुए थे और सब बस यही सोच रहे थे कि आखिर ऐसी क्या बात है जो अखिल ने सबको बुलाया है। वहीं सिद्धार्थ की नज़रें मायरा को ढूंढ रही थी, पर वह उसे कहीं दिखी नहीं। वहां पर आए बाकी बिजनेसमैन भी सिद्धार्थ की बात करने के मौके ढूंढ रहे थे और उसके आसपास ही थे। उस पार्टी में मिस्टर कपूर भी थे और उनके साथ सनाया भी, पर आज सनाया पहले की तरह घमंड में या गुस्से में नहीं थी। पहले जैसे उसने हैवी मेकअप भी नहीं किया था और ना ही किसी चीज़ का दिखावा कर रही थी। एक सिंपल सी ड्रेस पहने और हल्का मेकअप किए वह अपने डैड के साथ खड़ी थी और मुस्कुराकर बात कर रही थी। और आज वह इस गेटअप में अच्छी भी लग रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उसकी काया पलट कर दी हो। खास बात तो यह थी कि यह जानते हुए कि सिद्धार्थ भी उस पार्टी में है, सनाया ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। नेहा चित्रा के साथ खड़ी थी और रिक्की तो अपनी भाभी को ढूंढ रहा था, इसलिए वह यहाँ से वहाँ भटक रहा था। तभी उसकी नज़र सनाया और मिस्टर कपूर पर पड़ी। उसने जब सनाया को देखा तो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर ली, जैसे अभी बाहर ही आ जाएंगे। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो खड़ी है वह वही सनाया है जो हमेशा अपने घमंड में रहती थी और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। वह आज सबसे पोलाइटली बात कर रही थी। रिक्की जल्दी से नेहा और चित्रा के पास आया। चित्रा उसे ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ रिक्की, ऐसे क्यों आ रहे हो? भूत देख लिया क्या? रिक्की आंखें बड़ी करके उस तरफ इशारा करते हुए बोला, धी, भूत भी देखा होता तो ऐसा रिएक्शन नहीं होता मेरा। उधर देखो अपनी छिपकली। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि यह चुड़ैल सच में इंसान बन गई है या इंसान की शक्ल लिए घूम रही है। चित्रा उसकी बातों पर हंस पड़ी, पर जब उसने भी उस तरफ देखा तो वह भी हैरान थी। वह बोली, वह सच में वही है?
मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है। नेहा का रिएक्शन भी सेम था। राघव की नज़र जब रिक्की पर पड़ी तो वह सिद्धार्थ को दिखाते हुए बोला, अब इसे क्या हुआ है, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? सिद्धार्थ राघव के साथ उस तरफ जाते हुए बोला, चलो देखते हैं। सिद्धार्थ और राघव उन्हें देखा और सिद्धार्थ बोला, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है तुम तीनों ने? चित्रा आंखों से इशारा करते हुए बोली, सीट जरा उस तरफ देखो। दोनों ने उस तरफ देखा तो राघव भी हैरान खड़ा था, पर सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन नॉर्मल ही थे, जैसे उसे इन सब से कोई फर्क न पड़ रहा हो। उसकी नज़रें तो अभी भी मायरा को ही ढूंढ रही थी। तभी मायरा माइक लिए सबके बीच आई और उस वक्त पूरे हॉल की स्पॉटलाइट उस पर ही पड़ रही थी। सबकी नज़र उसी पर ठहर गई क्योंकि वह लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। मायरा ने एक नज़र उसे मुस्कुराकर देखा, फिर सबकी तरफ देखकर बोली, लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। अब बाकी सब भी उसकी तरफ देखने लगे तो वह फिर बोली, थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे पता है आप सब अभी इसी सोच में हैं कि भाई ने यह पार्टी क्यों रखी है, तो ज़्यादा इंतज़ार न कराते हुए वह रहे भाई। मायरा ने जिस तरफ इशारा किया था स्पॉटलाइट भी उस तरफ पड़ी। अखिल और आव्या दोनों एक साथ हाथ पकड़कर आ रहे थे। दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। अखिल सबके बीच आया और माइक हाथ में लेकर बोला, इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहूँगा, पर आज मैं यहाँ दो खास बात अनाउंस करने जा रहा हूँ। अखिल ने आव्या का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखकर बोला, इनसे मिलिए, यह है मेरी पत्नी और आनंद कॉरपोरेशन की मालकिन मिसेज आव्या अखिल आनंद। आई होप अब आप सबकी गलतफहमी दूर हो चुकी होगी। आव्या अखिल की बात कुछ समझ नहीं पाई। अखिल की बात सुनकर वहाँ कुछ लोग खुश थे और कुछ हैरान। सब ने उन दोनों के लिए ताली बजाई और उन्हें बधाई देने लगे। तभी एक रिपोर्टर ने अखिल से पूछा, कांग्रेचुलेसन सर, पर दूसरी बात क्या है? तभी सिद्धार्थ ने सबके बीच आकर अपनी रौबदार आवाज़ में कहा, वह मैं बताता हूँ। यह सिद्धार्थ ओबराय मिस्टर अखिल की बहन से जल्द ही शादी करने वाला है। मिस मायरा मेरी फ्यूचर वाइफ है। सिद्धार्थ की बात सुनकर वहाँ खड़े सब लोग और ज़्यादा हैरान हो गए। वहीं मिस्टर कपूर के एक्सप्रेशन नॉर्मल थे, पर सनाया का चेहरा फीका पड़ चुका था। सिद्धार्थ मायरा के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। सब लोग अखिल और सिद्धार्थ को कांग्रेचुलेट कर रहे थे। कुछ देर बाद अखिल और सिद्धार्थ दूसरी तरफ चले गए और आव्या और मायरा चित्रा और नेहा के पास चले गए। सब वहां बैठे बातें कर रहे थे और ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। तभी सनाया मायरा के पास आई, पर मायरा बात करने में बिजी थी। सनाया बोली, हेलो मायरा। मायरा ने उस तरफ देखा पर कुछ नहीं बोली। बीच में ही चित्रा बोली, अब हमारे पास क्या करने आई हो? पार्टी में मेहमान बनकर आई हो तो पार्टी एंजॉय करो और जाओ यहाँ से। सनाया हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है और मैं यहाँ तुम सबको परेशान करने नहीं आई हूँ, मुझे बस तुम सबसे माफ़ी मांगना था। वह चित्रा को देखकर बोली, सॉरी चित्रा, मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दो। मैंने उस दिन राघव के साथ बहुत गलत किया और मुझे इस बात का एहसास है। मैंने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की है और मैं सच में बदल गई हूँ। नेहा भौहें उठाकर बोली, ऐसा क्या हो गया जो तुम बदल गई? तुम सच में बदली भी हो या ये भी तुम्हारा नाटक है कोई? सनाया हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है तुम सबको मुझ पर इतनी जल्दी यकीन नहीं होगा। कोई बात नहीं, एक लड़की सब कुछ झेल सकती है, पर अपने पिता की आंखों में शर्मिंदगी नहीं। ऑफिस में उस इंसिडेंट के बाद जब वह सब मेरे डैड को पता चला तो पहली बार वह मेरी वजह से शर्मिंदा थे। उन्होंने कुछ वक्त के लिए मुझे लंदन भेज दिया और मैं कल ही आई हूँ और जल्द ही वापस चली जाऊँगी। सोचा जाने से पहले एक बार तुम सबसे माफ़ी मांग लूँ। फिर वह मायरा की तरफ देखकर बोली, सिद्धार्थ को मैं कॉलेज टाइम से पसंद करती थी, पर सिद्धार्थ तुमसे प्यार करता है और इस वजह से मैंने कई बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। मुझे माफ़ कर दो और तुम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हो तो कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मायरा उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही पीछे से सिद्धार्थ अपनी कड़क आवाज़ में बोला, तुम्हारी बेस्ट विशेष की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हमारे अपने हमारे लिए काफ़ी हैं। वैसे भी मुझे बाहर के लोग मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करें या पसंद नहीं है।
सनाया उसकी तरफ मुड़कर बोली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। यह कहकर वह अपने डैड के पास चली गई। सिद्धार्थ मायरा के पास आया बैठते हुए और बोला, उसकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, वह लड़की कभी किसी की नहीं हो सकती। मायरा ने हाँ में सिर हिलाया और उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। वहीं उस पार्टी में मायरा पर कोई लगातार नज़र रखे हुए था। उसने वेटर के कपड़े पहने हुए थे और सर पर कैप लगाया हुआ था, जिससे उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। तभी उसे एक कॉल आया और दूसरी तरफ से आवाज़ हुई, काम हुआ या नहीं और कितनी देर? वह वेटर बोला, इतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। सिद्धार्थ और अखिल उसके आसपास ही हैं, ऐसे में मैं कैसे अपना काम करूँगा? तुम्हें कुछ देर और वेट करना होगा, मैं जल्द उसे लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पर जल्दी करो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और फ़ोन कट हो गया। पार्टी में एक खुशनुमा म्यूजिक बज रहा था। आब्या थोड़ी देर में आने का बोलकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ अखिल अपने पार्टनर्स के साथ बात कर रहा था। तभी उनमें से एक बोला, अखिल, मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने आब्या से शादी क्यों की? सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारी और उसकी फ़ोटो की अफवाह उड़ी थी? अरे कुछ हुआ भी था तो हम संभाल लेते, शादी करने की क्या ज़रूरत थी? तभी दूसरा आदमी बोला, हाँ सही कहा अखिल, तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, आब्या से शादी करके अपनी लाइफ स्पॉइल मत करो। उसके फैमिली बैकग्राउंड का भी कोई अता पता नहीं है और ऊपर से वह सिर्फ तुम्हारी असिस्टेंट है। कमान अखिल, वह तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है और तुम फंस भी रहे हो। वह तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हारे साथ है, न जाने पहले से किन किन को फंसा रखा है। उनकी बातों से अखिल का दिमाग खराब हो रहा था और उस दूसरे आदमी की बात सुनकर उसके गुस्से का बांध टूट गया। अखिल ने सीधे उसके कॉलर को पकड़ लिया और उसे अपनी जलती निगाहों से घूरते हुए बोला, मैंने उससे शादी क्यों की, इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और मैं एक भी गलत शब्द उसके खिलाफ नहीं सुन सकता। आगे से उसके बारे में कुछ भी कहने से पहले यह ज़रूर सोच लेना कि वह अखिल आनंद की वाइफ है और मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे नहीं पता कि मैं खुद को कितनी देर तक कंट्रोल कर पाऊँगा। अगर कुछ देर और रुके तो ऐसी हालत करूँगा कि तुम दोनों की डेड बॉडी भी किसी को नसीब नहीं होगी। अखिल को ऐसे गुस्से में देखकर वह दोनों भी सहम गए, पर हिम्मत जुटाकर बोले, तुम पछताओगे अखिल, हमारी बेइज्जती का बदला तुम्हें अपनी कंपनी खोकर चुकाना होगा। यह मत भूलो कि अगर हम यहाँ से गए तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। अखिल हंसते हुए बोला, अखिल आनंद इतना कमज़ोर नहीं है जो मुझे तुम जैसे लोगों के साथ काम करना पड़े। मैंने खुद अपने दम पर इस कंपनी को खड़ा किया है तो मैं इसे संभाल भी सकता हूँ। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। गुस्से में तिलमिलाते हुए वह दोनों वहाँ से निकल गए। अखिल ने एक गहरी सांस ली और जाने के लिए पीछे मुड़ा तो हैरान रह गया। आब्या उससे कुछ दूरी पर अपने आंसुओं को रोके हुए खड़ी थी, जिस वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। अखिल उसकी तरफ बढ़ा तो आब्या उसे हाथ दिखाकर वहीं रोक दिया और अपने नम आंखों से उसे देखकर वहां से चली गई। अखिल का चेहरा पीला पड़ चुका था और इस वक्त वह कुछ सोच नहीं पा रहा था। उसे आब्या की वह लाल आंखें ही याद आ रही थी। वह अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद से ही बोला, क्या उसने सब सुन लिया? नहीं नहीं, मुझे उसे रोकना होगा, उसे यह सब नहीं पता चलना चाहिए था। अखिल आब्या के पीछे गया तो देखा आब्या होटल के गार्डन में है। वह एक बेंच के सहारे नीचे बैठी थी और अपने घुटनों को मोड़े उनमें अपना चेहरा छुपा रखा था। अखिल ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसके दिल में दर्द की एक टीस सी उठी और उसने जल्दी से जाकर आब्या को गले से लगा लिया। आब्या भी अब और खुद को रोक नहीं पाई और अखिल के गले लगकर उसके सीने में चेहरा छुपा कर फूट फूट कर रोने लगी। आब्या रोते हुए बोली, सॉरी अखिल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको हमेशा तकलीफ़ होती है। आज मेरी वजह से आपको कितना कुछ सुनना पड़ा। अखिल उसके सर को सहलाते हुए बोला, चुप चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, तुम क्यों सोच रही हो ऐसा? आब्या बोली, नहीं, मैं आपके लायक ही नहीं हूँ। वह आदमी सही कह रहा था। आपने बहुत बड़ी गलती की है मुझसे शादी करके। जिस लड़की को सब मनहूस कहते हैं, जिसे उसके अपने परिवार ने ठुकरा दिया, आप उसे अपनाने चले हैं। हमारे उन फेक फ़ोटोज़ की वजह से आपका कितना नुकसान हुआ और किस किस का सामना करेंगे आप।
आप सबका सामना नहीं कर सकते। वह यह बोल ही रही थी कि अखिल ने एक बार फिर कसकर उसे अपने बाहों में भर लिया और उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। अब आव्या को भी जैसे उसका गुस्सा जाता हुआ महसूस हो रहा था और आव्या को भी अच्छा लग रहा था। अखिल उससे अलग हुआ और उसकी आंखों में देखकर बोला, आव्या, अगर तुम मेरे लायक नहीं हो तो इस दुनिया में मेरे लिए और कोई नहीं बनी है। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास्ट से। मेरे लिए बस इतना काफ़ी है कि मैंने जिस आव्या से प्यार किया है वह अभी मेरे पास है। वह कल क्या थी, किसने उसे क्या कहा था, इस सब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। आव्या की सिसकियाँ अब भी बंद नहीं हुई थी। अखिल ने उसे गले लगा लिया और उसे चुप करा कर बोला, अब चुप भी हो जाओ। अगर सिद्धार्थ ने अपनी बहन को रोते हुए देख लिया तो गला घोट देगा मेरा, और मायरा तो मेरे बाल नोच लेगी। उसकी बात सुनकर आव्या मुस्कुराने लगी। अखिल आव्या को लेकर अंदर आया तो अंदर म्यूजिक बज रहा था और सब डांस कर रहे थे। राघव और चित्रा, मायरा और सिद्धार्थ एक साथ वहां डांस कर रहे थे और एक प्यारा सा गाना बज रहा था। इस बीच नेहा की नज़र चुपके से एलेक्स को ही देख रही थी, जो अपने एक आदमी से बात कर रहा था। नेहा के आंखों में सूनापन साफ दिख रहा था और वह एलेक्स के साथ बिताए पल, उसके साथ डांस करना और एलेक्स का उसकी केयर करना याद कर रही थी। वहीं सिद्धार्थ और मायरा ने जब अखिल और आव्या को देखा तो उनके पास गए। सिद्धार्थ बोला, अखिल कहाँ थे तुम? हम दोनों कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हाँ भाई, कहाँ थे आप? अच्छा छोड़िए, चलिए आप दोनों डांस करते हैं, मायरा बोली। नहीं मायरा, अभी नहीं, मन नहीं है, अखिल ने कहा। आव्या अखिल की तरफ देखने लगी और धीरे से वहां से चली गई। मायरा अब भी अखिल को मनाने में लगी थी, पर वह मना ही कर रहा था। तभी उन दोनों को म्यूजिक की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही आव्या की भी। तेरे मेरे सपने सभी बंद आँखों के तालों में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता, वह चाँद के प्यालों में है। फिर भी सपने कर दिखाऊं सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। आव्या अखिल के पास गाते हुए आई और उसके हाथों को पकड़कर चूम लिया और उसके साथ बीच में आते हुए गाने लगी। फिर वही गाना गाकर वह अखिल के आंखों में देखने लगी, जिसमें उसे अपने लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था। अखिल ने उसकी आंखों में देखा, जहां पर अब भी थोड़ी नमी थी। वह उसके साथ डांस करते हुए गाने लगा। पल एक पल में ही थम सा गया, तू हाथ में हाथ जो दे गया, चल मैं जहां जाए तू, दाएं मैं तेरे बाएं तू, हूँ रुत मैं हवाएं तू साथिया। सिद्धार्थ और मायरा ने उन दोनों को मुस्कुरा कर देखा और फिर एक दूसरे को देखने लगे। बैकग्राउंड का वह म्यूजिक दोनों को ही दिल में उतर रहा था और दोनों बस एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी सिद्धार्थ के फोन की रिंग से दोनों का ध्यान टूटा। सिद्धार्थ ने मायरा के गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आया। मायरा ने बस हाँ में सिर हिला दिया तो सिद्धार्थ वहां से कॉल पिक करने दूसरी तरफ चला गया। मायरा भी एक सोफे पर जाकर बैठ गई और अखिल और आव्या को डांस करते हुए देखकर मुस्कुराने लगी। एक वेटर उसके पास आया और मायरा को ड्रिंक ऑफर की। मायरा उस वेटर से बोली, यह वाइन नहीं है ना? यह सिर्फ कोल्ड ड्रिंक है मैम, वेटर बोला। ओके थैंक यू, और यह ड्रिंक एंजॉय करने लगी। सिद्धार्थ ने बात करते हुए एक बार मायरा को देखा तो मायरा उसे देखकर मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ फिर बात करने लगा। अखिल और आव्या का डांस खत्म हुआ तो वह दोनों एक साइड में खड़े हो गए। मायरा उठकर उनके पास जाने लगी, तभी उसे सब धुंधला दिखाई देने लगा और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। मायरा वहीं गिर गई, पर वह चाहकर भी उठकर खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया हो। यह सब शायद उस ड्रग्स का ही असर था जो मायरा की ड्रिंक में मिलाया गया था। मायरा जहाँ गिर गई थी उस जगह पर उस पर लगा झूमर अचानक हिलने लगा, जैसे वह अभी गिर जाएगा। मायरा और ज़्यादा घबरा गई, पर उसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी अखिल ने उस तरफ देखा तो मायरा नीचे घबराई हुई बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मायरा बड़ी मुश्किल से खड़ी हो रही थी कि तभी वह झूमर गिरने लगा। अखिल की आंखें फैल गई और वह मायरा को देखकर घबराने लगा। वह उसकी ओर बढ़ ही रहा था कि वह झूमर अचानक से नीचे गिर गया। अखिल जोर से चिल्लाया, मीरू। उसकी आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ भी इधर उधर देखने लगा, पर तब तक उस जगह पर धुआं धुआं हो गया और चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से
किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। वहाँ मौजूद सारे लोग इस अचानक हुए हादसे से हैरान परेशान थे और वह सब जल्दी से होटल से निकल गए। उस धुएं में बाकी सब भी फंसे हुए थे और एलेक्स और उसकी टीम भी। अखिल और सिद्धार्थ दोनों ही उस धुएं में मायरा का नाम जोर जोर से पुकार रहे थे और उसे ढूंढ रहे थे। तभी उन दोनों ने मायरा की बस इतनी आवाज़ सुनी, भाई। सिद्धार्थ और अखिल दोनों ही घबरा गए। एलेक्स ने जल्दी से लाइट ऑन की तो देखा सनाया झूमर से कुछ दूर पर गिरी हुई थी और उसके पैर में चोट लगी थी। सिद्धार्थ उसके पास जाकर पूछता है, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट कैसे लगी? और मायरा कहाँ है? वह यहीं थी ना? सनाया उसे देखकर रोने लगी और रोते हुए बोली, जब झूमर गिरने वाला था तो मैंने मायरा को वहां से हटा दिया और चोट मुझे लग गई। वह यहीं थी पर कुछ देर में बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता वह लोग कौन थे। मैंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की थी पर वह मायरा को लेकर चले गए। तभी एलेक्स उस वेटर के साथ आया जिसे उसने भागते हुए पकड़ा था। आव्या और चित्रा आकर सनाया को संभालने लगी। एलेक्स बोला, बॉस, यह वहां से भाग रहा था। यह जरूर जानता है कि मिस मायरा कहाँ है। सिद्धार्थ गुस्से से उसका गला दबाते हुए बोला, सच सच बता, मेरी मायरा कहाँ है? अगर उसे एक खरोच भी आई ना तो मैं जान ले लूँगा तेरी। मुझे नहीं पता वह लोग उन्हें कहाँ लेकर गए हैं। मुझे बस उन्हें बेहोश करके यहाँ से बाहर निकालने का काम दिया गया था, वेटर बोला। अखिल उसे मारते हुए बोला, बोल मेरी बहन कहाँ है, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बोल। राघव ने आकर अखिल और सिद्धार्थ को उस वेटर से दूर किया और बोला, शांत हो जाओ तुम दोनों, उसे कुछ नहीं होगा। और रिक्की को देखकर बोला, रिक्की, सनाया को हॉस्पिटल लेकर जाओ और सारी लड़कियां रिक्की के साथ ही रहेंगी, समझी? सब ने हाँ में सिर हिलाया और रिक्की, चित्रा और आव्या सनाया को लेकर चले गए। तभी उस वेटर का फोन बजा जो फिलहाल फर्श पर अधमरा पड़ा हुआ था। सिद्धार्थ ने उसका फ़ोन लिया और उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से सार्क उर्फ ओमकार बोला, कैसे हो द बिजनेस किंग मिस्टर सिद्धार्थ ओबराय? इतने दिनों से मुझे मिस तो किया ही होगा। वैसे मैंने सुना है कि तुम मेरी भांजी से शादी कर रहे हो और मुझे न्योता तक नहीं दिया। कोई बात नहीं, लड़की का मामा हूँ, इतना तो झेल ही सकता हूँ। सिद्धार्थ गुस्से में बोला, ओमकार आहूजा, इस बार तू जिंदा नहीं बचेगा। मायरा को अगर कुछ भी हुआ तो। ओमकार एक भयानक हंसी हंसते हुए बोला, अगर अभी उसे मार दूंगा तो अखिल पेपर्स कैसे साइन करेगा? मायरा के साइन मैंने पहले ही ले लिए हैं। मायरा तुम दोनों जैसी नहीं है, बहुत अच्छी बच्ची है वह। झट से मेरी बात मान गई और साइन कर दिया। बस इसके लिए मुझे उसकी दोस्त को दिखाना पड़ गया। ध्यान से अपने आसपास देखो, कोई और भी मिसिंग है शायद। सिद्धार्थ उसकी बात पर हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। तभी राघव बोला, नेहा, नेहा कहाँ है? राघव की बात सुनते ही एलेक्स भी इधर उधर देखने लगा पर उसे नेहा भी कहीं नजर नहीं आई, जिससे उसका दिल और भी बेचैन हो रहा था। ओमकार दूसरी तरफ से हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही समझे। नेहा को देखकर मायरा ने तुरंत साइन कर दिया, एक बार भी मना नहीं किया। अच्छा, अब लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। एक बार अखिल साइन कर दे फिर मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा। जल्दी आना, मैं वेट कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। उस वेटर के फ़ोन पर एक मैसेज आया जिस पर एड्रेस के नाम पर कुछ और ही था। सिद्धार्थ ने जब मैसेज देखा तो उसमें बस इतना ही लिखा था, दम है तो ढूंढ के दिखाऊं मुझे, एक मदद कर देता हूँ। मैं वहाँ पर हूँ जहाँ अखिल ने मेरे खास आदमी को रखा था और उसे बहुत पीटा था। जल्दी आना वरना तुम दोनों की बहनें। यह बिल्कुल मत सोचना कि मैं उन्हें मार नहीं सकता, क्योंकि उन दोनों से मेरा काम पूरा हो चुका है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। सिद्धार्थ ने गुस्से में वह फ़ोन पटक दिया। राघव उसे पकड़ता हुआ बोला, सिद्धार्थ शांत हो जा, उन दोनों को कुछ नहीं होगा। तेरे ऐसे गुस्सा करने से क्या सब ठीक हो जाएगा? अखिल, तुम ठीक से याद करो उस आदमी को तुमने कहाँ रखा था? सिद्धार्थ की आंखों से अंगारे बरसने लगे। वह बोला, ओमकार आहूजा, तुमने बहुत बड़ी गलती की। मेरी जान पर हाथ डालने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। एक बार अगर तू मेरी जान भी मांग लेता तो मैं तुझे माफ़ कर देता, पर नेहू और मायरा में मेरी जान बसती है। इसके लिए सिद्धार्थ ओबराय तुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। मायरा, माई लव, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा सिद्धार्थ तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। नेहू, तेरा भाई तुझे कुछ नहीं होने देगा। क्या सिद्धार्थ और अखिल मायरा और नेहा को बचा पाएंगे? क्या ओमकार आहूजा मायरा के सामने सिद्धार्थ के करण होने का सच लाकर मायरा के नज़रों में सिद्धार्थ को गिरा देगा? क्या सिद्धार्थ मायरा को अपने प्यार का यकीन दिला पाएगा?
सिद्धार्थ और मायरा के रिश्ते का क्या होगा अंजाम? क्या मायरा सिद्धार्थ को माफ़ कर पाएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिल में होंगे जिनका जवाब आपको आने वाले भागों में मिलेगा। तो देखते रहिए पहली मोहब्बत का आखिरी सफ़र। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।